नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गौरव एक बार आपका दोबारा से AWT परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन सीरीज जिसमें पढ़ेंगे आप कैबिनेट मिशन 1946 की पूरी डिटेल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कोई डीप क्वेश्चन भी बनेगा तो इस बात की गारंटी है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज कैबिनेट मिशन 1946। आप पीछे देख पा रहे हैं उस स्लाइड पे कि मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है संविधान सभा का गठन। तो कोई पूछे आपसे कि कैबिनेट मिशन 1946 क्यों आया था, तो उसका मेन पर्पस था संविधान सभा का गठन। थोड़ा सा ब्रिटेन की राजनीति में चलते हैं। ब्रिटेन में दो प्रमुख पार्टी थी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव एक हाई क्लास पार्टी थी जो कि बेसिकली डोमिनेंट टाइप के लोगों के साथ में जुड़ करके अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाती थी। लेकिन लेबर पार्टी जो थी वो एक गरीब तबके के लोगों की पसंद की पार्टी थी, जो कि लोगों को थोड़ा सा रियायत देने का काम करती थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ये जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होने लगी थी कि वो किसी भी उपनिवेश के खर्चे को वहन नहीं कर सकते थे। उनके पास अपने खुद के खर्चे वहन करने के लिए संसाधन नहीं थे। और इसी क्रम में इन्होंने एक मांग की, क्योंकि भारत में भी इस तरह के विद्रोह उठ रहे थे कि भारत को आज़ाद कराना है। अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था। तो ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है क्लेमेंट एटली, नाम याद रखिएगा, क्लेमेंट एटली, इन्होंने भारतीय सरकार से यानी कि भारत के नेताओं के साथ शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए, उन्हें नेगोशिएट करने के लिए, और इस तरह का नेगोशिएशन जिसमें ब्रिटेन को भी कोई नुकसान ना हो पाए, उनकी पूरी मेहनत खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने 1946 में एक मिशन भेजा जिसमें 3 लोग प्रमुख रूप से शामिल थे। नाम है इनके पैथिक लॉरेंस, जो थे भारत के राज्य सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। एडमिरल्टी बेसिकली जो वहाँ की नेवी होती है उसके जो हेड होते हैं उस तरह के हेड में थे, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। नाम दोबारा याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके अलावा लॉर्ड वेवेल नाम के एक व्यक्ति और भी आए साथ में, और लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन का हिस्सा बन के नहीं आए थे, सिर्फ एक सलाहकारी के रूप में, जो कि एक मान लीजिए गैर संवैधानिक व्यक्ति के रूप में आए थे। और 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत में आ चुका था। तो कोई आपसे पूछे कैबिनेट मिशन कुल कितने सदस्य थे, तो आधिकारिक रूप से थे 3 सदस्य और एक सदस्य गैर आधिकारिक रूप से आए थे, जिनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, लॉर्ड वेवेल। क्या थे इसके उद्देश्य? देखिए, कोई भी मिशन आया तो उसका उद्देश्य क्या था, तो कोई प्रमुख उद्देश्य पूछे तो आप विशेष रूप से बताइएगा कि ये भारत में सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए आए थे। और जब सत्ता हस्तांतरित होती है तो एक संविधान के निर्माण के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट है, भारत के लिए संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना। मतलब ये जब सत्ता हस्तांतरित करेंगे तो एक संविधान बनाना था, और संविधान बनाने के लिए यहाँ के स्थानीय नेताओं की सहमति प्राप्त करना इनका मेन उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था इनका कि एक संविधान निर्माणकारी निकाय जो कि भारत की संविधान सभा के गठन को करे, यानी कि संविधान निर्माणकारी निकाय का हम एक गठन करें और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स लोग चुने जाएं, उनकी क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से उनको चुना जाएगा, इस संबंध में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे उसी समय से हम भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन उस सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो भी यहाँ पे चुने जाएंगे, जो कि भारत में अलग अलग प्रांत जो पार्टियां यहाँ पे काम कर रही थी उनके सदस्यों को लेंगे, ताकि किसी के बीच टकराव की स्थिति ना आए, और एक अंतरिम सरकार का हम गठन करेंगे। और अंतरिम सरकार का मतलब है कि यह सरकार तब तक कार्य करती जब तक संविधान का निर्माण ना होकर के देश में आम चुनाव होकर के दोबारा से कोई सरकार ना चुनी जाती, तब तक के लिए ये सारे काम कैबिनेट मिशन को दिए गए थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, किस तरह से आई और उसके क्या प्रस्ताव थे, उस पर हम आगे बात चलेंगे। क्योंकि कैबिनेट मिशन के बाद ही ऑफिशियली रूप से भारत और पाकिस्तान जैसे 2 देश बन के तैयार हुए, जो कि देश सांप्रदायिकता के आधार पर बनने वाले कोई पहला देश जो था वो था भारत,
जो सांप्रदायिकता के आधार पर अपने आप को बांटने वाला था। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट की नहीं थी। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था ही नहीं कि भारत का विभाजन हो, बल्कि वो तो आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे 1909 के पार्लियामेंट सुधार के जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, पृथक निर्वाचक प्रणाली थी, वो उसके भी खिलाफ थे। लेकिन भारत में कुछ शक्तियां इस तरह से काम कर रही थी जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित चाहती थी, और उसके लिए चाहे उन्हें भारत के टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े, ये उसके लिए भी तैयार थे। और उसमें जो प्रमुख पार्टी थी वो थी आपकी मुस्लिम लीग। लेकिन फिर भी उसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मिशन ने भारत को कितने वर्गों में या किस तरीके से बांटा था। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि भारत को जब स्वतंत्रता दी जानी थी उसके बाद भारत को 3 समूहों में बांटना था, 3 वर्गों में बांटना था, और प्रत्येक वर्ग में हमने कुछ प्रांतों को रखा था। और इन प्रांतों को किस तरीके से बांटा गया, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए की, और ग्रुप ए में आ रहे थे आपके मद्रास, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा। एक बार दोबारा से कर लीजिए रिपीट। ग्रुप ए, बी, सी, ये 3 ग्रुप थे जिसमें मद्रास, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा शामिल थे। ग्रुप बी में था आपका पंजाब, सिंध, NBWFP यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, साथ में बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में रखा था हमने बंगाल और असम को। दिल्ली को हमने ये तय किया था कि केंद्रीय सत्ता की जिम्मेदारी हम दिल्ली को देंगे, और जितनी भी प्रमुख रियासतें थीं, जितने भी रजवाड़े थे, उनको एक अलग से ऑफर दिया गया। और वो ऑफर ये था कि रियासतों को अपना खुद का अधिकार है कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं या फिर ब्रिटेन के साथ कोई समझौता कर लें जिससे ब्रिटेन का भी नुकसान ना हो और रियासतें चाहें तो अपनी सत्ता को बनाए रखें। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है वो कुछ अपने हितों को लेकर के चल रहा था, जिसमें देखने में आपको ऐसा लगेगा कि देश की भलाई के लिए प्रॉपर काम कर रहे थे। लेकिन यहां पर जब आपने रियासतों को स्वतंत्र रखने की बात की तो देश में विभाजन की मुख्य बातें यहीं से उठने लगी। अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट थे वो किस तरीके से काम कर रहे थे, और देश का विभाजन इसी आधार पर, इसी चिंगारी के साथ होने की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप कैबिनेट मिशन के द्वारा तय किया गया भारत का नक्शा देख रहे होंगे, जहां पर आपको कुछ 3 कलर, माफ कीजिएगा 2 कलर दिख रहे हैं आपको, और आपको 3 सेक्शन दिख रहे हैं। एक आपका हल्का सा रेडिश कलर है जो कि सेक्शन ए है, फिर आपको सेक्शन बी दिखेगा जो कि वेस्ट साइड में है, और ईस्टर्न साइड में आपको दिखेगा सेक्शन सी, और बीच में आपको जो खाली सी जगह दिख रही है वो थे आपके रियासतें या रजवाड़े, जिनको ये ऑफर दिया गया था कि या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर ब्रिटेन के साथ कोई समझौता करके उनको शामिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि ये जो 2 सेक्शन आप देख रहे हैं ये मुस्लिम बहुल सेक्शन थे, यानी कि इन सेक्शंस में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वो सेक्शन यहां भी थे और यहां भी थे, जबकि ये जो सेक्शंस आप देख रहे हैं यहां पे हिंदू आबादी ज्यादा थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देखने में ऐसा लग रहा है कि देश को एक करने आए थे, लेकिन ये जो ग्रुप आप देख रहे हो इन ग्रुप्स में से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि यहां पर मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी को टारगेट किया गया था, और इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन की सत्ता की पकड़ इस देश से ना छूटे, चाहे उसके लिए देश का विभाजन ही क्यों ना हो जाए। आगे देखते हैं। और कैबिनेट मिशन ने इसके जो 3 प्रस्ताव दिए उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डाले। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सूचियां होती हैं, केंद्र, राज्य और संवर्धी सूची, और दिल्ली की सत्ता पूरे देश को ऑपरेट करती है, यानी कि मुख्य जो ताकत है या मुख्य जो अधिकार दिए गए हैं वो दिल्ली की सत्ता को दिए गए हैं। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया था तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, और देश की सत्ता को 3 भागों में बांटा गया था। मैं इस स्लाइड को नीचे से शुरू करना चाहूंगा। इसका पहला था प्रांत, और प्रांतों को शक्ति केंद्र की तुलना में ज्यादा दी गई थी। प्रांत ये मिलते आपस में, प्रांत मिलके 3 ग्रुप बनाते, और 3 ग्रुप मिलकर के सेंट्रल के लिए ऑपरेट करते। इसमें 3 तरह के संविधान बनने थे, और जब एक देश में आप 3 तरह के संविधान बनाओगे तो उस देश का टुकड़े टुकड़े होना बिल्कुल स्वाभाविक था, निश्चित था,
और यही काम आगे चल के हो सकता था। इसीलिए सबसे पहले अगर आप प्रांत को देखें तो प्रांत को किस तरह के अधिकार दिए गए थे? इनको बोला गया था कि देखिए भाई, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से आप अपना संविधान बनाइए, और आपको संविधान में ज्यादा शक्तियां दी जा रही हैं, शिक्षा वगैरह की शक्ति आपको दी जा रही है, अपने खुद के खर्चों की शक्ति आपको दी जा रही है। लेकिन एक इसमें एक और काम किया गया, आपके प्रांत जो कि ग्रुप के हिसाब से बांटे गए थे, जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी आपकी, ग्रुप ए बी सी में जो मुख्य मुख्य प्रांत थे, आने वाले समय में वो प्रांत 5 साल के बाद अपने आप को किसी अन्य ग्रुप में भी शामिल कर सकते थे। और अगर ऐसा होता तो फिर स्वाभाविक सी बात थी कि देश में विभाजन की स्थितियां बन जाती। उसके अलावा इन्होंने एक नियम और बनाया कि कोई भी प्रांत 10 साल के बाद अपने संविधान में बदलाव कर सकता है। इसके बाद में इन्होंने ये तय किया कि जब प्रांतों का संविधान बन जाएगा और प्रांत अपने संविधान को बना लेंगे, तो प्रांतों के संविधान के बाद और जो संविधान बनेगा दूसरा, वो बनेगा ग्रुप का या सेक्शन का संविधान। जब सेक्शन का संविधान बन जाएगा तो प्रांत साथ में ग्रुप ये मिलकर के बनाएंगे केंद्र का संविधान। और इस तरीके से हम इस स्तर को ये लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो शक्तियां दी गई थी वो मुख्य रूप से प्रांतों को दी गई थी, जबकि केंद्र के पास रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा, रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा, सिर्फ इसी तरीके के कुछ अधिकार शामिल थे, जिसकी वजह से यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। और इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा जो विरोध किया वो खुद आपकी कांग्रेस सरकार ने किया, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी वो ये नहीं चाहती थी, मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू और उनके सारे करीबी नेता वो ये चाहते थे कि अगर आप देश को आज़ाद कर रहे हो तो देश का एक मजबूत केंद्र आपके पास होना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में इस तरह की कोई समस्या ना आए। अच्छा, सबको उम्मीद थी कि जब कैबिनेट मिशन आएगा और जब कैबिनेट मिशन की बात चलेगी तो 100% जब पृथक निर्वाचक प्रणाली को हम बंद करेंगे तो जिन्ना इसका सबसे बड़ा विरोध करेंगे। लेकिन यहां पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र में जो पावर कम मिल रही थी उसका विरोध कांग्रेस कर रही थी, लेकिन जिन्ना की मुस्लिम लीग इस बात से खिलाफ नहीं थी, जबकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को बंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्ना इसका विरोध नहीं कर रहे। और इसका एक छुपा हुआ कारण क्या था वो उसको ध्यान समझिएगा। जिन्ना को पता था कि हमने इस देश को 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, जिसमें 2 मुख्य सेक्शन ग्रुप बी और ग्रुप सी ये मुस्लिम बाहुल्य हैं। और तीसरी बात, इसमें इनको ये भी पता था कि 5 साल के बाद कोई भी प्रांत किसी भी ग्रुप में जाकर के जुड़ सकता है, और साथ में 10 साल के बाद वो अपने संविधान को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो जिन्ना अपने डेमोग्राफिक चेंज के साथ ये सोच के बैठे थे कि भले ही हमें पाकिस्तान आज जल्दी ना मिले, लेकिन अगर इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशें लागू हो गई तो ये 100% है कि आने वाले समय में हम इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और इसी बात पे जो कांग्रेस थी वो इसका विरोध कर रही थी, जबकि जिन्ना इसका समर्थन कर रही थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात, अच्छा, जब कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध किया तो कैबिनेट मिशन अपने असली रंग में आने लगी धीरे धीरे करके। और क्योंकि इनडायरेक्टली तो ये भारत का विभाजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके प्रस्ताव को भारत के बुद्धिजीवियों ने फेल कर दिया, तो जून 1946, दोबारा से डेट याद रखिएगा, जून 1946 में मिशन एक नई योजना लेके चलाया। और वो योजना क्या थी? अपने असली रंग में आ गए कि भाई हम देश का विभाजन करेंगे हिंदू और मुस्लिम आबादी के अनुसार, यानी कि जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी वो अपना मुस्लिम देश बना लें, और जहां हिंदू आबादी ज़्यादा होगी वो अपना हिंदू देश यानी कि भारत बना रहे थे। और इन्होंने इस बात को पाकिस्तान के रूप में विभाजित करके सहमति दी। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक पाकिस्तान बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में आजाद होकर के बांग्लादेश बना, और एक पाकिस्तान बना पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वास्तविक पाकिस्तान का रूप ले सकता था। और इधर इन्होंने बीच में रियासतों को बोल दिया कि आप स्वतंत्र रहिए, और ग्रुप को भी इस तरह की अनुमति दे दी कि आप किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो इस बात की सीधी सीधी गारंटी थी कि जो देश है वो 100% 4 से 5 भागों में आने वाले 8 से 10 साल में बिल्कुल विभाजित हो जाता और भारत का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता। लेकिन जब इस बात का विरोध किया गया, कांग्रेस ने इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस में देशभक्त लोग थे, उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो जो वास्तविकता है वो सबके सामने निकल के आ जाएगी। इस बात का विरोध करने पर
कांग्रेस ने ये तो कह दिया कि भैया मिशन में हम शामिल नहीं होंगे। ये जो आप बोल रहे हो एकदम गलत है। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि आप संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हो तो ठीक है, भारत पाकिस्तान के मुद्दे की हम बाद में करेंगे, पहले आप हमें एक कानून बना के दीजिए। और उस कानून की अंतरिम सरकार में शामिल हुए आपके कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोगों के शामिल होते ही ये अंतरिम सरकार बनने का जो निर्णय था वो शुरू हो गया और संविधान सभा के गठन की बात चलने लगी। तो प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको इसी के बारे में बताना चाह रहा था। आगे भी ये आपको क्लास कैरी फॉरवर्ड होगी और इसके जितने भी की पॉइंट हैं उन पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप अपना प्यार विश्वास बचा के रखिएगा, हमें अपने सुझाव देते रहिएगा। मैं गौरव सेकरवार AWT में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार।